नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में क्या एजेंडा रहने वाला है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे अपने सहयोगी संवाददाता कृति मिश्रा और पवन शर्मा के माध्यम से। हमारे साथ स्टूडियो में फिलहाल उपस्थित हैं दीपक प्रकाश जी, राज्यसभा सांसद। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, हमारे साथ दो और विशेषज्ञ मेहमान जुड़ने वाले हैं, लेकिन शीतकालीन सत्र के दूसरे सप्ताह का आज तीसरा दिन है। आज के कामकाज पर करेंगे चर्चा। आइए जानते हैं कल क्या कुछ खास रहा संसद के दोनों सदनों में। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में वंदे मातरम पर विशेष चर्चा की शुरुआत मंगलवार को हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि देश की आजादी, राष्ट्रीय चेतना और मां भारती के प्रति समर्पण का एक शक्तिशाली मंत्र है। रचना की पृष्ठभूमि हम सब ने जरूर याद करनी चाहिए। उसकी पृष्ठभूमि में सदियों तक इस्लामिक आक्रमण को झेलकर इस देश की संस्कृति और इस देश का इतिहास झंझोड़ने का काम, शीर्ण वीर्ण करने का काम हुआ था। उसके बाद अंग्रेजों ने अपने शासन के काल में, भारत के गुलामी के काल में एक नई सभ्यता, एक नई संस्कृति हमें थोपने का प्रयास किया था। और उस वक्त ये वंदे मातरम का रचना बंकिम बाबू ने की और वो रचना के अंदर बहुत बारीकी से जो हमारी मूल सभ्यता थी, हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद था, देश को माता के रूप में कल्पना कर देश की माता के रूप में जो कल्पना की, इसकी आराधना करने की हमारी परंपरा थी, उसको उन्होंने पुनः प्रस्तापित किया था। और इसीलिए ये गीत देखते देखते कोई प्रचार के बगैर, उस वक्त ना सोशल मीडिया था ना प्रचार के कोई साधन थे, उल्टा जो सरकार थी वो तो उसको रोकना चाहती थी, प्रतिबंध लगाती थी। वंदे मातरम बोलने वालों पर कोड़े बरसाए जाते थे, जेल में डाल दिए जाते थे। फिर भी वो सारे प्रतिबंधों को पार कर हर एक व्यक्ति के मन को भी छुआ, आत्मा को भी छुआ और अनेक प्रताड़नाएं झेलते हुए भी वंदे मातरम कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैल गया। लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा की शुरुआत हुई। चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस की राज में कई बार मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR किया गया था, लेकिन अब विपक्षी दल इस काम पर ही सवाल उठा रहा है। उन्होंने देश के मतदान ढांचे की तारीफ करते हुए कहा कि आज़ादी के बाद से सभी को बराबर वोटिंग का अधिकार मिला है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, लेकिन उससे एक दिन पहले, मंत्री जी मैं आपकी बात कर लूंगा, आपकी बात मैं करूंगा, अभी खादी की करनी है ना, मैं करूंगा। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, ये आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं। उससे एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को ही चुनाव आयोग का गठन किया हमारे संविधान निर्माताओं ने। उन्होंने कितना महत्व दिया चुनाव आयोग का, यह विषय तो भी समझना चाहिए ना हमें। इसलिए यह बात सभी को समझनी चाहिए कि संविधान निर्माताओं के लिए इलेक्शन कमीशन बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था थी। देश में संपन्न हुए 2024 के आम चुनाव में कुल 97.79 करोड़ मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल किया गया। चुनाव आयोग के अनुसार इसमें 6 राष्ट्रीय पार्टियां सहित कुल 743 राजनीतिक दलों ने लोकतंत्र के महापर्व में भाग लिया। चुनाव आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में हर वर्ष, सभापति जी ये भी ध्यान देने की बात है, हर वर्ष 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे देश की पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ और विदेशी प्रतिनिधि जो आते हैं उनके साथ चुनाव आयोग एक समारोह करता है। और मैं भी उस समारोह में जाता हूं, मैंने भाग लिया है
और भारत के चुनाव आयोग, चुनाव प्रणाली, चुनाव संचालन को लेकर के वहां पर जो विदेशी प्रतिनिधि आते हैं वो बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। और मुझे आश्चर्य होता है कि जो हमारे राजनीतिक दलों के लोग वहां आते हैं वो भी प्रशंसा करते हैं, लेकिन वो बाहर आलोचना करते हैं। साहब, ये कैसा विरोधाभास है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। ये गजब का विरोधाभास है। ये था कल जो है राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई का नज़ारा रिकैप के जरिए आपके साथ हम लोगों ने साझा किया है। आइए एक नज़र डालते हैं दोनों सदनों में आज के सूचीबद्ध कार्यों के बारे में। कल लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा की शुरुआत हुई। 10 घंटे की ये विशेष चर्चा आज भी जारी रहेगी। वहीं राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर राज्यसभा में कल से शुरू हुई विशेष चर्चा आज भी जारी रहेगी। चर्चा के लिए 10 घंटे का समय निर्धारित है। हमारे साथ एक और माननीय सांसद मुकेश राजपूत जी, माननीय सांसद लोकसभा भी जुड़ गए हैं। हम दोनों माननीय सांसदों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी पवन शर्मा का। पवन, मोटे तौर पर तो हमने जानकारी दे दी है क्या कुछ रहने वाला है लोकसभा के भीतर। आज बारीकी से अगर जानकारी हासिल करना चाहें तो क्या कुछ और विशेष रहने वाला है लोकसभा के भीतर? प्रतिबिंब अगर बात करूं तो पिछले 3 दिनों से संसद के दोनों सदनों में अच्छी चर्चा हो रही है। सोमवार को हम सभी जानते हैं कि वंदे मातरम पर देर रात तक चर्चा हुई और कल जो है चुनाव रिफॉर्म्स पे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे चर्चा शुरू हुई। कांग्रेस के मनीष तिवारी ने इस चर्चा की शुरुआत की और वो चर्चा आज भी प्रतिबिंब जारी रहेगी। विशेष बात यह है प्रतिबिंब कि आज की चर्चा में गृह मंत्री अमित शाह इस पूरी चर्चा का जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे हैं वो जवाब दे सकते हैं, वो अपनी बात रख सकते हैं लोकसभा में। तो ये विशेष बात है आज की। और बाकी जो पार्टियां रह गई हैं इस पे ऊपर, जो भी सांसद रह गए हैं जो अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं इसके ऊपर, वो जो है अपने विचार आज व्यक्त करेंगे। अगर मैं कल की बात करूं तो मनीष तिवारी ने शुरुआत की थी। उन्होंने प्रतिबिंब सवाल उठा दिया कि जो चुनाव आयोग है वो एक साथ एक राज्य में जो है SIR की इजाजत नहीं दे सकता। इसके ऊपर वो संवैधानिक रूप से वो इसके ऊपर उन्होंने सवाल उठाया, अपनी उन्होंने बात रखी। उसके बाद जो है बीजेपी की तरफ से भी डॉक्टर संजय जायसवाल ने सबसे पहले अपनी बात रखी और बीच में बाद में इंटरवीन किया। जैसा आपने बताया कि कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जो है उन्होंने बात रखी और उन्होंने ये स्पष्ट किया प्रतिबिंब लोकसभा में कि जो ये पूरा SIR का मामला है वो 1 मैन 1 वोट और 1 वैल्यू के लिए है। इस देश में एक व्यक्ति एक ही वोटर, क्योंकि बहुत सारे डुप्लीकेट वोटर्स की बात सामने आती रहती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह एक ही मतदाता के कई जगह जो है वो जो वोटिंग कार्ड बने हुए, मतदाता पत्र बने हुए उनका वहां पे लिस्टेड है। तो इसको लेकर उन्होंने कहा कि इस देश में एक ही आदमी का एक ही वोट हो और उसकी एक ही वैल्यू हो, इसको एंश्योर करना पूरी SIR जो प्रक्रिया है उसका लक्ष्य है। और जो 1 इलेक्शन और 1 नेशन और 1 इलेक्शन की बात होती है उस तरफ को देश आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो चुनावी खर्चा है वो लगातार बढ़ रहा है और इस खर्च का इस्तेमाल जो है आम जनता की चीज इस्तेमाल किया जा सकता है। विपक्ष के जो LOP है राहुल गांधी, उन्होंने भी प्रतिबिंब कल अपनी बात रखी और उन्होंने यही डुप्लीकेट वोटर्स की बात रखी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बात रखी कि जो चुनाव आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त है, उनकी जो नियुक्ति होती है और उनके जो अधिकार हैं उसको लेकर क्योंकि परिवर्तन किया गया 2023 में बिल आया था, तो उन्होंने कहा कि उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज को भी रखा जाना चाहिए। हालांकि हम जानते हैं कि जो वो समिति है जो तय करती है नए CEC को, उसमें प्रधानमंत्री हैं, होम अफेयर्स के जो हैं वो मंत्री रहते हैं और साथ में LOP भी उसमें शामिल रहते हैं। तो उनका कहना है कि जैसे पहले की प्रक्रिया थी जिसमें कि मुख्य जो न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के वो उसमें शामिल थे, वो अपनी बात उन्होंने रखी। तो ये इस पे चर्चा आगे बढ़ेगी और अच्छी चर्चा हो रही है, तो वो भी हम आज हमारे को देखने को मिलेगी। परंतु हम सभी जानते हैं प्रतिबिंब के प्रश्नकाल से शुरुआत होती है। लोकसभा में 20 प्रश्न रहते हैं और आज के अगर मैं प्रश्नकाल की बात करूं तो रेलवे से संबंधित 11 प्रश्न हैं। रेलवे से संबंधित बहुत सारे सांसदों के प्रश्न रहते हैं। उसी तरह कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े 4 प्रश्न हैं, माइनॉरिटी अफेयर्स से जुड़े 2 प्रश्न हैं, कोल माइंस और जो रिन्यूएबल एनर्जी है उससे जुड़ा 1 प्रश्न है। तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों वाले हैं। और अगर प्रश्नों की बात करूं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है
ये गोदम नागेश हैं, आदिलाबाद तेलंगाना से बीजेपी के सांसद हैं। वो पैसेंजर एमिनिटीज एट रेलवे स्टेशन की बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी सुविधाएं जो मिल रही है उनकी स्थिति क्या है, वो अपने सवाल कर रहे हैं। इसके साथ ही सेफ्टी एट रेलवे ट्रैक्स, ये विजय कुमार हंसदक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के झारखंड के सांसद हैं, उनका सवाल है। और साथ ही बलवंत वानखेड़े हैं अमरावती से, कांग्रेस के सांसद हैं महाराष्ट्र से, वो पूछ रहे हैं कि सेफ्टी जो है रेलवे ट्रैक्स पे कैसी है, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं जब सामने आती हैं, वहां पे अनमैन्ड क्रॉसिंग्स हैं कई जगह, तो वहां पे जब मृत्यु हो जाती है तो उनको मुआवजा की स्थिति क्या है, कितना, उसके बारे में वो आंकड़ा पूछ रहे हैं। और ये सीधा जनता से जुड़ा हुआ सवाल है। इसके साथ ही टीएमसी के सांसद हैं वेस्ट बंगाल से, उनका सवाल है कि वैकेंसीज कैसी हैं रेलवेज में, तो रेलवेज की वैकेंसीज को लेकर सवाल है। असेसमेंट ऑफ वर्किंग ऑफ रेलवे स्टेशन की बात है। इसके साथ ही मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवे स्टेशन, जो रेलवे स्टेशन हैं उनका आधुनिकीकरण हो रहा है, बहुत अच्छे रेलवे स्टेशन बने हैं, एयरपोर्ट की तरह सुविधाएं कई जगह मिल रही हैं। बाकी भी पूरे देश में कैसी स्थिति है वो सवाल है। जी, बहुत सारे प्रश्न हैं महत्व के। आपने बताया रेलवे से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाने हैं और आपने ये भी बता दिया कि किस तरीके से चर्चा हो रही है और आज लोकसभा के भीतर उस चर्चा का जवाब भी दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पवन हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। मुकेश राजपूत जी, कल सदन के भीतर जब चुनाव सुधारों पर चर्चा चल रही थी तो विपक्ष का ये कहना था कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, और दूसरा कहा कि अगर क्योंकि सत्ता पक्ष की तरफ से ये कहा गया कि समय समय पर जो है विरोधी पक्ष की जब सरकारें रही हैं तब जो है मतदाता पुनरीक्षण जो है कार्यक्रम चलाया गया है, तब अब जाकर उनका इसको लेकर विरोध क्यों है, क्या कुछ कहना है आपका? बिल्कुल, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और विपक्ष के लोगों का एक मैंने देखी एक परंपरा सी बन गई है, वो बराबर ही सत्ता पक्ष के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं। आपने देखा जहाँ चुनाव जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक हो जाती है और जहाँ चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है, वोटर लिस्ट खराब है या निर्वाचन आयोग गड़बड़ी कर रहा है या उनके जो भी अधिकारी हैं वो गड़बड़ी कर रहे हैं, इस तरह का आरोप लगाते हैं। जो SIR का काम चल रहा है पूरे देश के अंदर, मैं देखता हूं कि सड़कों पर तो कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दल, चाहे सदन हो चाहे सड़क हो, वहाँ तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन वहाँ अपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनका जो क्षेत्र है, वहाँ बराबर, चाहे बंगाल की बात लिए तृणमूल कांग्रेस भी बराबर काम करे, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, आप देखिए औरैया में 100% हो गया, आप देखिए आजमगढ़ में 100% हो गया, एटा में 100% हो गया। ये सड़कों पर तो विरोध करते हैं लेकिन नीचे वो बराबर काम SRI का कर रहे हैं। मैंने देखा है कि हर जगह काम, जो कहीं पर भी किसी तरह से वोट कोई मृतक हो गया है, उसका वोटर लिस्ट में नाम चला आ रहा है तो उसका हटना जरूरी है, कहीं किसी के नाम का संशोधन होना है तो जरूरी है, किसी का वोट बढ़ना है वो जरूरी है। ये प्रक्रिया है SRI की 2003 में हुई थी और 2003 के बाद में अब जब हो रही है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। चुनाव आयोग सूची को शुद्ध कर रहा है और जब तक सूची शुद्ध नहीं होगी, सही नहीं होगी, तो हम जब कह सकते हैं कि लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता है और विकसित राष्ट्र के लिए लोकतंत्र मजबूत हो, ये भारतीय जनता पार्टी का मानना। दीपक जी, कोई भी राजनेता हो जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखता है या संसदीय प्रक्रिया में विश्वास रखता है, वो मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कैसे विरोध कर सकता है? देखिए, चुनाव आयोग को मैं बार बार धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। लोकतंत्र में मतदाता का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है जी। और मतदाता कैसा, जो सच्चा मतदाता, जो भारतीय मतदाता, जो देखने में आया है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के एक बहुत बड़ा समूह आकर के भारत में आकर के डेमोग्राफी चेंज करने का काम किया है। उतना ही नहीं, यहाँ पर आकर के यहाँ के रोजगार को छीनने का काम किया है और वोट, उसके बाद मतदाता बनकर के यहाँ पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी करने का काम उन लोगों ने किया। मैं इसको इस ढंग से कह सकता हूँ कि आकर के झारखंड के संदर्भ में इतना ही कहना चाहता हूँ कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठी आते हैं, लव जिहाद करते हैं, आदिवासी बहनों के साथ शादी रचाते हैं, उसके बाद उसकी ज़मीन को छीनते हैं, जिसको लैंड जिहाद हम कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मतदाता बन करके राजनीतिक प्रतिनिधित्व करते हैं और उसके बाद जो देश के दुश्मन हैं, जो कई ऐसे प्रतिबंधित संगठन हैं, वो यहाँ पर पनाह लेते हैं और उसको संरक्षण देते हैं
और इस प्रकार से पूरे डेमोग्राफी को चर करके भारत को फिर से टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग सक्रिय वहाँ होते हैं और भारत को बांटने की साजिश वहाँ रची जा रही है। लेकिन ये एक बात ये देखी गई है मुकेश जी कि एक सर्टेन परसेंटेज तक अगर ऐसा होता है, अशुद्ध जो है मतदाता सूची के साथ चुनाव होता है या फिर मतदाता सूची को घुसपैठ के माध्यम से अशुद्ध करने का जब प्रयास किया जाता है तो किसी दल को उससे हो सकता है लाभ हो सकता है, लेकिन जब उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो भी कहीं ना कहीं आपके जो है अधिकार क्षेत्र से बाहर चले जाते हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं। बंगाल में एक जो है प्रकरण हुआ है बाबरी मस्जिद की नींव रखने का, वो कहीं ना कहीं इसी और इशारा करता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जब कोई किसी की बाहुलता बढ़ जाती है और उसे लगता है कि अब इन्हें हमारी आवश्यकता है, मैं अच्छा करूं या बुरा करूं, तो ऐसी कंडीशन में वो मनमानी करने पर भी उतारू है, जिसका उदाहरण है बंगाल, जिसमें हम देख रहे हैं कि टीएमसी के विधायक थे, विधायक से उन्हें हटा दिया गया। उसके बावजूद भी जिस तरह से उन्होंने बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया और ये शक्ति प्रदर्शन करके पूरे देश के लोगों को क्या मैसेज देने का काम किया कि एक आक्रांकता जो लुटेरा हिंदुस्तान में आया था, भगवान राम की जन्मभूमि को ध्वस्त करके, वहाँ भगवान राम के मंदिर को ध्वस्त करके वहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी 500 वर्ष पहले। तो इस तरह से फिर बाबर के नाम से एक मस्जिद का निर्माण करना, मुझे लगता है कहीं न कहीं वहाँ के जो हमारे हिंदू भाई हैं या अन्य समाज के लोग हैं, उनके अंदर ये दहशत पैदा करना कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारा सरकार के ऊपर, हमारा सरकार पर कोई भी अधिकार नहीं है, मैं कुछ भी करूंगा। पहले तो टीएमसी ने ये छूट दी थी कि अपने वोट बैंक को अपनी सरकार बनाने के लिए, आज वो उसे भी आंख दिखाने का काम कर रहे हैं, मेरा अपना मानना। यानी कि उनकी जनसंख्या और ज्यादा हो जाएगी तो आने वाले समय में शासन पर भी अधिकार मांगेंगे। नहीं, बिल्कुल उसका यही उदाहरण है। आप देख रहे हैं कि वो विधायक पद से निष्कासित होने के बावजूद भी और वहाँ की सरकार के मौजूदगी में और वहाँ पर बाबरी मस्जिद का शिलान्यास कर रहे हैं, इसका जीता जागता उदाहरण है। मैं वहाँ की सरकार से अनुरोध करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ में सख्त कार्रवाई करना चाहिए, नहीं तो उन्हें अपने त्याग पत्र देना चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुला लें, वो ऐसे लोगों को ठीक कर सकते हैं। जी हाँ, और मतदाता शुद्धिकरण का जो कार्य चल रहा है चुनाव आयोग के द्वारा, उसको कहीं ना कहीं समर्थन देना चाहिए और उसको सहयोग भी देना चाहिए। कृति मिश्रा हमारी सहयोगी मौजूद हैं संसद भवन के सामने, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि राज्यसभा के भीतर क्या कुछ विशेष रहने वाला है। स्वागत है कृति, क्या कुछ विशेष? जी हाँ प्रतिबिंब, देखिए अगर हम राज्यसभा की एजेंडे की बात करें तो सबसे पहले फॉर्मल बिजनेस पर नजर डाल लेते हैं। आज कई इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आएंगी कमिटीज की। सबसे पहले बात की जाए तो कॉमर्स और इंडस्ट्री कमेटी की रिपोर्ट आएगी, जिसमें एक्शन टेकन रिपोर्ट ऑन द रिकमेंडेशंस एंड ऑब्जर्वेशंस ऑफ द कमिटी है। जो परफॉर्मेंस है पीएमईजीपी यानी प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो है, उसका परफॉर्मेंस किस तरह का रहा है, उस पर क्या एक्शन टेकन रहा है, इस पर एक रिपोर्ट आएगी। इसके अलावा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस, उसमें डिमांड्स और ग्रांट्स जो मंत्रालय की रही हैं, उस पर एक्शन टेकन रिपोर्ट। इसके अलावा एक और रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो कोल माइन स्टील मंत्रालय की रिपोर्ट आएगी कि किस तरह से एक्सपेडाइट करना चाहिए और सिंप्लीफाई करना चाहिए क्लियरेंस जो है, फॉरेस्ट क्लियरेंस हो या फिर एनवायरमेंट क्लियरेंस हो, वो माइनिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, कोल प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ये बेहद अहम 3 रिपोर्ट आएंगी। इसके अलावा अगर हम क्वेश्चन आवर की बात करें तो कई विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि कोऑपरेशन मंत्रालय, होम अफेयर्स मंत्रालय, इसके अलावा फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, पंचायती राज, स्किल डेवलपमेंट, ट्राइबल अफेयर्स, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालयों से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। कुछ अहम सवालों पर अगर नजर डालें तो किस तरह से मॉडर्नाइज किया जा रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भारत में। इसके अलावा 2025 की जो कोऑपरेटिव पॉलिसी है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, साथ ही साथ जो भी फोरेंसिक लैब्स हैं, जो फोरेंसिक फैसिलिटीज हैं, उसको अपग्रेड करने के लिए सरकार क्या कर रही है। बेहद अहम सवाल पूछा जाएगा, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है उसमें कमी आई है और क्या ऐसे कारण रहे हैं, क्या ऐसे सरकार का एक्शन रहा है जिसकी वजह से ये भारी कमी आई है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में। और अगर हम दूसरे मंत्रालयों से जुड़े सवालों की बात करें तो एथेनॉल ब्लेंडिंग का क्या असर पड़ा है, साथ ही साथ डीप
शोर फिशिंग, ऑफशोर फिशिंग पर भी सवाल पूछा जाएगा। और इसके अलावा मैं अपने जो दर्शक हैं उनको एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाहूंगी कि कल एक औपचारिक पत्र में होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने सभापति सीपी राधाकृष्णन जी को एक फॉर्मल लेटर लिखा है, जिसमें राष्ट्रगीत को लेकर 9 ऐसे इंस्टेंसेस की चर्चा की है जहां उसके सम्मान में अस्वीकार्य आचरण रहा है। ये घटनाएं 2018 से लेकर 2025 के बीच में हैं, जहां पर उन्होंने जिक्र किया है कि अस्वीकार्य आचरण ऑपोजिशन के कुछ सदस्यों का रहा है। तो ये एक फॉर्मल लेटर के माध्यम से जानकारी साझा की है गृह मंत्री अमित शाह जी ने। इसके अलावा अगर हम सेकेंड हाफ के बिजनेस की बात करें तो जैसा कि हमने देखा कि कल 150th एनिवर्सरी ऑफ नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम पर जिस तरह से चर्चा शुरू की थी, जो इनिशिएट किया था होम अफेयर्स मिनिस्टर ने, वो आज जारी रहेगी। किस तरह से हाउस का सेंस था कि कल्चरल अवेकनिंग, नेशनल अवेकनिंग में ये कितना इंपॉर्टेंट रहा है। इसके अलावा जितना प्रासंगिक वो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान था, आज भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि सरहद पर जब हमारे जवान उद्घोष करते हैं वंदे मातरम का, उसके बाद वो सर्वोच्च बलिदान देते हैं। तो इन सभी मुद्दों को लेकर, इन सभी इश्यूज को लेकर आज भी ये चर्चा जारी रहेगी। प्रतिबिंब। बहुत बहुत धन्यवाद कृति, बारीक जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए राज्यसभा में आज जो कार्रवाई होने वाली है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामनारायण श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो हमारी सहयोगी कृति मिश्रा ने एक बहुत ही बड़ी जानकारी साझा की है कि गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा सभापति को एक पत्र लिखा है, आचरण जो है राष्ट्रीय गीत को लेकर जो है वो सही नहीं रहा, उसको लेकर, इसको लेकर कुछ प्रावधान है। अगर आचरण सही नहीं रहता है, राष्ट्रगान को लेकर तो सर्वविदित है, सबको मालूम है, लेकिन राष्ट्रगीत का जो है केस अवसर पर मर्यादा भंग किया जाना कितना बड़ा अपराध है? देखिए, हमारी संवैधानिक व्यवस्था में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत दोनों को बराबर सम्मान देने की बात कही गई है। उनका उपयोग कहाँ कितना किया था अलग बात है, लेकिन सम्मान में कोई कमी नहीं रहती है। और गृह मंत्री ने कल राज्यसभा सभापति को जो चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने जिन घटनाओं का जिक्र किया, किस किस समय संसद में किन किन लोगों ने, विधानसभाओं में और अन्य अफसरों पर, प्रमुख नेताओं ने जो वंदे मातरम पर आचरण किया, व्यवहार दिखाया, अपना असम्मान दिखाया, उसकी अवहेलना की, उसका पूरा ब्यौरा दिया है। निश्चित रूप से ये उनको विपक्ष को आईना दिखाना है कि वो जो मुद्दे उठा रहे हैं, सरकार को जो कह रहे हैं कि चुनाव के लिए वंदे मातरम लेके आए, उन सब बातों को लेकर नहीं है। उन्हें ना साफ था 150 साल अभी जब पूरे हुए हैं तो अभी चर्चा हो रही है, इसको लेकर के विपक्ष इसको वंदे मातरम को पुनर्जागरण का प्रतीक मानकर उसको अगली पीढ़ी तक ले जाने के बजाय उसमें कमियां निकालने में लगा हुआ है और सरकार को घेर रहा है। तो सरकार ने साफ किया है कि भाई आप अपना गिरेबान में झांको, आप कहाँ पर हैं, आपने क्या क्या किया है। आप जो बात कहते हैं कि हमने कांग्रेस के अधिवेशन में इसको पहली बार गाया और आया, लेकिन उसके बाद आपके आचरण क्या रहे, आपके सांसदों के, आपके मंत्रियों के, आपकी राज्य सरकारों के, आपके मुख्यमंत्रियों के क्या आचरण रहे वंदे मातरम के प्रति, आपकी क्या भावना रही है देश के प्रति, भारत माता के प्रति आपका कितना सम्मान रहा है और किस तरह से आपने इन चीज़ों का अवहेलना की, वो साफ साफ उन्होंने जाहिर किया है अमित शाह जी ने। तो ये देश को दिखाने के लिए नई पीढ़ी के सामने बात आनी चाहिए कि जो राजनीति कर रहे हैं हमारे राष्ट्र के प्रतीकों के साथ में, चाहे वंदे मातरम हो, जनगण मन हो, जो भी, उस पर नहीं होनी चाहिए। और लोगों को ये साफ समझ में आएगा इससे कि कौन कहाँ राजनीति कर रहा है और कौन हमारे देश के जो प्रतीक हैं, हमारी जो आज़ादी के आंदोलन का जो मंत्र था, उसको हमें नई पीढ़ी को किस तरह ले जाना है। एक तरफ दीपक जी, विपक्ष जो है चर्चा के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है कि वंदे मातरम की जो विरासत है उस पर उनका अधिकार ज़्यादा है, सत्ता पक्ष का अधिकार उतना नहीं है। दूसरी तरफ समय समय पर उनके ही नेताओं के द्वारा, विधायकों और सांसदों के द्वारा जो है अमर्यादित जो है व्यवहार किया गया है। जब राष्ट्रीय गीत चल रहा था, उसको लेकर क्या कुछ कहना है आपका? कि भारत कोई नया राष्ट्र नहीं है, पुरातन राष्ट्र है और इस राष्ट्र को एक संस्कृति है जिसको हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम से जानते हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मतलब पूरा भारत की एकात्मता एक है, उसकी संस्कृति और संस्कार एक है। इसलिए हम कहते हैं दिल्ली हो या गुवाहाटी, अपनी देश अपनी माटी। और इसके पीछे अर्थ है, जिस प्रकार से वंदे मातरम के गीत में हम कह सकते हैं कि 24 पंक्तियां हैं, उसमें 4 छंद है और सब में देश की मातृभूमि के प्रति उसमें प्रेरणा देने के तत्व हैं, साथ साथ देश की प्रकृति के बारे में वर्णन है। उसमें माँ दुर्गा, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी जैसी देवियों का उसमें गुणगान है और उन्हीं
से शक्ति लेकर के भारत के आज़ादी में लोग अपनी त्याग और तपस्या के बल पर बलिदानी देने का काम किया था। कई शहीद जब फांसी पर चढ़ रहे थे तो वंदे मातरम कहकर कह रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य है, देश का बंटवारा जिस ढंग से कांग्रेसियों ने किया, उसी तरह से इस गीत को, इस जो हम सब लोगों के प्रेरणा आत्मा की आवाज थी, वो उसको भी खंडित करने का काम किया, बांटने का काम किया, देश का भी बंटवारा किया और इस गीत का भी, जिसको हम कह सकते हैं भारत माता की आत्मा से निकली आवाज को भी बंद करने का काम किया। और ये कांग्रेस की नीचता थी। कांग्रेस के जो अधिवेशन में गीत गाए जाते थे उसको रोकने का काम नेहरू ने किया। और उसी के विरासत के लोग आज जो विपक्ष के नेता हैं, सबसे दुर्भाग्य है जब वंदे मातरम जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही थी, पूरी देश की निगाहें लोकसभा में थी और उस वक्त विपक्ष का नेता गायब होना अपने आप में समझ में आता है कि इनके लिए वंदे मातरम केवल शब्द है और हर हिंदुस्तानियों के लिए, हर देश प्रेमियों के लिए वो प्रेरणा का स्रोत है। दूसरी तरफ मैं कहना चाहता हूँ, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन जिस प्रकार से हाल के दिनों में संविधान जो स्थल है, संविधान सभा है, वहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ था, वहाँ वंदे मातरम की गीत गाए जा रहे थे। उस वक्त एक नेता, बड़े नेता, कांग्रेस के नेता वंदे मातरम का जब गीत गाया जा रहा था, तब उनकी भूमिका क्या थी वो हम सब लोगों ने अपने आंखों से देखा है। और इससे साफ पता चलता है कि इनको तुष्टीकरण की राजनीति के तहत भारत को फिर से खंडित करने की साजिश जो कर रहे हैं, उसमें कांग्रेस भी संरक्षण और सहयोग दे रही है। जी हाँ, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं मुकेश जी, गृहमंत्री ने सदन के भीतर कहा कि हमारी स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया वंदे मातरम ने, और दूसरी तरफ हमने एक संकल्प लिया है 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का। उस संकल्प की सिद्धि भी वंदे मातरम के माध्यम से होगी। बिल्कुल, हम वंदे मातरम से ही पूरे देश को एकजुट करते हुए इस 2047 से तक हम इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने में कामयाब होंगे। उसी के तहत जिस तरह से वंदे मातरम में पूरे देश की हर चीज़ उसमें समायोजित है, ऐसे विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 140 करोड़ लोग, इस देश के लोग अपना योगदान देंगे, हर क्षेत्र में अपना योगदान देंगे। मुझे लगता है तभी ये राष्ट्र विकसित राष्ट्र हो सकता है। और विकसित राष्ट्र में सभी लोगों का महत्वपूर्ण योगदान होगा। जिस तरह से हमने देश की आज़ादी में वंदे मातरम को गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में हर जगह गाया, और गा के जो लोग शहीद होते थे वो भी वंदे मातरम का गान करते हुए और फांसी का फंदा अपने गले में डाल लेते थे। तो मुझे लगता है कि इसी तरह पूरे देश के लोग जब इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र के लिए संकल्प लेंगे तभी ये राष्ट्र विकसित होगा। और मुझे लगता है मोदी जी के नेतृत्व में ये शीघ्र ही 2047 से पहले ये राष्ट्र विकसित राष्ट्र बनेगा। रामनारायण जी, ये अपनी संस्कृति पर गौरव होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए, और उस गौरव और अभिमान की अनुभूति जो है वंदे मातरम के माध्यम से होती है। ये जब गौरव और अभिमान होता है अपनी संस्कृति पर, तो आप में एक भाव जागता है कि अपने राष्ट्र को विश्व में सर्वश्रेष्ठ बनाएं। वो जब भाव जागेगा तब हम जो है संकल्प सिद्ध कर पाएंगे विकसित राष्ट्र का। क्या ये भाव था गृहमंत्री अमित शाह का? बिल्कुल। देखिए, सरकार में जब इस बहस को लेके आए तो उनका साफ कहना था कि 150 साल पूरे कर रहे हैं हम। स्वतंत्रता आंदोलन का जो मूल मंत्र था, जिसमें कोई राजनीतिक दल नहीं था, कोई धार्मिक विभाजन नहीं था, उस मंत्र के आप 150 साल पूरे कर रहे हैं। जो कि 50 साल जब पूरे हुए थे तब तो हम गुलामी में थे, और 100 साल पूरे हुए तब देश में आपातकाल लगा हुआ था। तो उसका कोई हमने मना ही नहीं पाया, उसका कोई हम नई पीढ़ी को बता ही नहीं पाए क्या मंत्र था वो। अब उसको जानने का अवसर है, उस पर चर्चा का अवसर है, तो हमें नई पीढ़ी तक ले जाना। हमारा जो गौरव है, जो हमारा अभिमान है, जो हमारा स्वाभिमान है, उसके प्रति हम सम्मान तो प्रकट करें। और जिस संसद में आज खड़े हुए हैं, जिस आज़ादी के बाद वही संसद सम्मान प्रकट नहीं करेगी, कौन सम्मान प्रकट करेगा? पूरी दुनिया में जब उसको सम्मान मिलता है, हमारे भारतीय संविधान में उसका स्थान है, तब उस पर सवाल खड़े करना, उसकी प्रासंगिकता पर सवाल खड़े करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने देखा पिछली लोकसभा में, जब नाम लेंगे, शफीकुर रहमान बर्क सांसद थे, वंदे मातरम गीत हुआ सत्र के समापन पे, वो बैठे खड़े नहीं हुए। बाद में उनसे कहा भैया उठ के चले जाओ, सम्मान नहीं करते। जब कोई सांसद संविधान की शपथ लेकर आता है
उसी संविधान की जो शपथ ली उसी की अवहेलना कर रहे हैं और आज संविधान की बातें करते हुए आप सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो कोई भी हो। आपकी धार्मिक पूजा पद्धति, धार्मिक भावना कुछ भी हो, लेकिन राष्ट्र के प्रति आपका सम्मान कभी कम नहीं होना चाहिए। तो यही संदेश सरकार ने कोशिश की है कि हमारा जो राष्ट्रपति कर्तव्य है, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं, हमारा स्वाभिमान है, उसको हमें कम नहीं होने देना है और सबको एकजुट होकर के अपनी बात रखनी है। लेकिन हमने देखा यहाँ भी राजनीति हुई है, बात के यहाँ समर्थन कर रहे हैं लेकिन विरोध भी कर रहे हैं। ये दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए कम से कम राष्ट्रीय प्रतीकों के मामले में। ये इसलिए मैंने दीपक जी जानना चाहा कि अगर जैसे कि पत्र लिखा गया है गृह मंत्री जी के द्वारा राज्यसभा सभापति जी को कि कब कब जो है एक तरीके से अवमानना हुई है राष्ट्रीय गीत की, और एक उदाहरण भी यहाँ पर दिया कि किस तरीके से एक माननीय सांसद जो कि संविधान की शपथ लेते हैं और समय समय पर संविधान की दुहाई भी देते हैं, उन्होंने सदन के भीतर क्या व्यवहार किया था जब राष्ट्रीय गीत जो है चल रहा था। लेकिन ऐसे व्यक्तियों पर, चाहे वो माननीय सांसद हो, माननीय विधायक हो, उन पर किस तरीके की कार्रवाई हो सकती है या होनी चाहिए? देखिए, राष्ट्रीय गान के बराबर राष्ट्रीय गीत का दर्जा है, लेकिन 1971 में एक ऐसा अध्यादेश ला करके राष्ट्रीय गीत को राष्ट्रीय गान से अलग करने का काम किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान के संदर्भ में उन्होंने संविधान में उस बात का उल्लेख किया था कि संविधान सभा के माध्यम से कि ये राष्ट्रीय गीत जो है वो राष्ट्रीय गान के समकक्ष ही होगा जी। लेकिन उसमें और आगे पंक्ति में राजेंद्र प्रसाद लिखते हैं कि ये पूरा छंद जिसको 24 पंक्तियां वाला है, उसको कभी भी कोई सरकार उसको पूरा अंगीकृत कर सकती है। लेकिन कांग्रेस की इतने लंबे शासनकाल में, मैं आपको 1 मिनट में आपको बताना चाहता हूं, जब वंदे मातरम का 100 वर्ष हो रहा था, 100 वर्ष, तो देश की आज़ादी, देश के लोकतंत्र और भारत के संविधान की अभिव्यक्ति पर रोक लगाने का काम करते हुए 1975 में देश में आपातकाल लगाया गया था। उस वक्त तो कोई कार्यक्रम नहीं किया, आपने देश की लोकतंत्र की हत्या की। और आज फिर जब 150 वर्ष हो रहा है, हम सब पूरा देशवासी आज पूरे एक तरह से उत्सव नहीं महोत्सव मना रहे हैं। सरकार के अलावा सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन, भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यक्रमों का आयोजन 1 साल तक तय है। दूसरे तरफ कांग्रेस के लोग, मैं कल राज्यसभा में था जी, और वहां के विपक्ष के नेता खड़गे जी को जब बोलने का अवसर आया तो वंदे मातरम के विषय में मात्र कुछ ही मिनटों में अपनी बात को खत्म करके दूसरे विषयों को उन्होंने प्रारंभ किया। इससे खराब और इससे आपत्तिजनक बात क्या हो सकती है? जब विशेष चर्चा हो रही है, वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है, खड़गे साहब को वंदे मातरम पर बोलना चाहिए था, लेकिन उनके पास वंदे मातरम के लिए कोई सम्मान नहीं था और उन्होंने कल की चर्चा को अपमानित करने का काम किया वंदे मातरम के विषय को लेकर, क्योंकि वंदे मातरम से बड़ा कोई विषय नहीं था, लेकिन उन्होंने दूसरे विषयों को छेड़ा, वंदे मातरम के संदर्भ में कम बोलने का काम किया। जी जी, और दोनों विषयों पर आज जो है दोनों सदनों में संपन्न हो जाएगी चर्चा। अगर बात करें दोनों जो है सदनों में प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण होता है और प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा के भीतर रेलवे से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। रेलवे सुविधाओं से जुड़े बहुत सारे प्रश्न हैं रामनारायण जी, और SBS योजनाओं से रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास को लेकर एक प्रश्न है। हम देख रहे हैं कि अलग अलग रेलवे स्टेशंस का विकास हो रहा है, उनका आधुनिकीकरण कर रहा है। कितना महत्वपूर्ण है ये प्रश्न? देखिए, रेलवे इस देश की धड़कन है। हमारे देश की जो परिवहन प्रणाली का केंद्र रेलवे है। अभी भी हमारा गरीब आदमी, आम आदमी, अमीर आदमी सब कुछ रेलवे पे चलते हैं। रेलवे के लिए सबसे ज़्यादा मांग संसद में उठती है। हर क्षेत्र से जनता की मांग होती है रेलवे लाइन मिले, सो ट्रेन मिले, स्टॉपेज मिले। तो रेलवे से संबंधित जो भी जानकारी होती है सीधी जनता से जुड़ी होती है। और प्रश्नकाल में जिस तरह के सवाल आते हैं, उनसे जुड़ी सुविधाओं के सवाल आते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल होते हैं। उन पर सरकार के जवाब, सांसदों की हिस्सेदारी, सब कुछ बढ़ चढ़ के होती है। तो जो रेलवे ने हमने देखा है पिछले कई सालों में कई बदलाव किए, तेजी से किए। आज हम भाप से चलने वाली पैसेंजर ट्रेन से बुलेट ट्रेन तक पहुँच गए हैं। हमने बहुत सफ़र तय किया। लेकिन आज भी रेलवे आम आदमी की रेलवे, ये नहीं कि हमने बुलेट ट्रेन होगी, शताब्दी होगी, वंदे भारत हो गई है, राजधानी एक्सप्रेस, तो आम जनता की ट्रेन नहीं है। ट्रेन है वो, उसके लिए भी सुविधाएं बढ़ी हैं लगातार। हमने छोटी दूरी की मेमू चलाई है, हमने नई इलेक्ट्रिक ट्रेन को नए रूप में परिवर्तन किया है और फास्ट आपने परिवहन किया, अपना तेज परिवहन किया आपने।
तो इन सब के जो सवाल आते हैं, जो सवाल इतने महत्वपूर्ण हैं, जो सुविधाओं को विस्तार किया गया जनता को, अभी भी चूंकि हमारी बहुत बड़ी आबादी है, हमारी बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, तो और भी सुविधाएं चाहिए और रेलवे लगातार प्रयास कर रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दें और सांसदों के माध्यम से जनता की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करें। तो आज जो सवाल हैं वो निश्चित रूप से देश को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने वाले सवाल हैं। जी जी। और मुकेश जी, रेलवे सुविधाओं से जुड़ा हुआ और रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास से जुड़ा हुआ प्रश्न तो है, उसके साथ साथ रेलवे क्रॉसिंग पर मौत जो होती हैं उनकी संख्या के बारे में भी जानकारी हासिल करने का प्रयास एक प्रश्न के माध्यम से माननीय सांसद कर रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत सारे अंडरपासेस बनाए गए हैं और रेलवे क्रॉसिंग जो है बंद कर दिए गए हैं और उनका भी आधुनिकीकरण किया जा रहा है। वो कितना बड़ा परिवर्तन है? देखिए, एक तो जो अंडरपास बनाए गए, फ्लाईओवर बनाए गए रेलवे ने, मैं साधुवाद देता हूं कि पूरे देश के अंदर बड़ी संख्या में लगभग 99% क्रॉसिंगों पर फ्लाईओवर या अंडरपास बना दिए गए हैं, जिससे लोगों को आने जाने में सुविधा हो रही है। अब कुछ क्रॉसिंगें रह गई हैं, उन क्रॉसिंगों पर कोई घटना दुर्घटना हो रही है, उसमें भी बराबर रेलवे विभाग बराबर चिंतन कर रहा है और उन्हें आधुनिक करके एक्सीडेंट ना हो। लेकिन कहीं पर भी कहीं थोड़ी सी भी सावधानी हटेगी तो दुर्घटना घटेगी। कुछ लापरवाही जहाँ पर भी हो जाती है, या आम जनमानस के द्वारा होती हो या रेलवे के द्वारा होती, तभी एक्सीडेंट होता है। तो मेरा अपना मानना है कि इस तरह से रेलवे बराबर सुधार की ओर है और काफ़ी परिवर्तन किया है। चाहे स्टेशन का अमृत भारत के अंतर्गत स्टेशन का निर्माण हो, पूरे देश में आधुनिक टाइप की स्टेशनें बन रही हैं। अब कहीं पर भी आप स्टेशनों पर चले जाइए, ट्रेन में चले जाइए, किसी ट्रेन में आप सफ़र कर लीजिए तो आपको लगता है कि हम 2014 से नहीं, हम लगता है 2014 में कहीं हम लोग विदेश जाते थे तब इतनी अच्छी ट्रेनें और इतनी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं होती थी, वैसे हिंदुस्तान में हो गई। आज लोग अपनी ट्रेन पर, चाहे वंदे भारत ट्रेन हो चाहे अन्य कोई ट्रेनें हो, हर ट्रेन पर सफ़र करने के बाद जब निकलते हैं तो लोगों को लगता है कि काफ़ी रेलवे ने विकास किया है। इसीलिए पूरे देश के अंदर जितने भी सांसद हैं या आम जनमानस है, रेल से जुड़ी हुई समस्याएं भी उतनी ज़्यादा हैं कि हमारे यहाँ ये ट्रेन बढ़े, हमारे यहाँ ये सुविधाएँ बढ़ें, हमारे यहाँ ऐसा हो। तो मुझे लगता है कि आज के दिन में जो ट्रेन ने अभूतपूर्व काम किया है, इसके लिए मैं भारत सरकार और रेल मंत्री का आभार व्यक्त करता हूं, साधुवाद देता हूं कि जिस तरह से रेल ने पूरे विश्व में एक अपना स्थान बनाने का काम किया है, तो इसके लिए मैं रेल मंत्री का और माननीय प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं। जी जी। दीपक जी, समय समय पर अलग अलग सरकारें रही हैं और उन्होंने भी देश को विकास के पथ पर लाने का प्रयास किया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि गति कितनी है आपकी, आपके कार्य की गति कितनी है। हम जो हैं हाईवेज को देख रहे हैं, वो कितनी गति से आगे बढ़ रहे हैं, उनका विस्तार कैसे हो रहा है। रेलवे ट्रैक्स को देख रहे हैं, उनके दोहरीकरण को देख रहे हैं, चौड़ीकरण को देख रहे हैं, इलेक्ट्रीफाइंग हो रही है रेलवे लगातार। तो वो कितना बदलाव पिछले 10-12 वर्षों में आप देख रहे हैं? रेलवे आम जीवन की सवारी है। रेलवे के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने क्रांतिकारी परिवर्तन किया, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, अच्छी रेलवे स्टेशन का निर्माण, स्टेशन का आधुनिकीकरण, उसी प्रकार से ट्रैक जो है उसके ट्रैक को दुनिया के अंदर जो स्तर, विश्व स्तरीय ट्रैक बनाना, जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को उसको बेहतर बनाने का काम किया गया। तो क्वालिटी पर भी, क्वालिटी बेस रेलवे। अब लोगों का स्टेशन में जाइए तो शौचालय से लेकर के रेलवे का प्लेटफॉर्म में स्वच्छता का ध्यान दिया जाता है। पहले 2014 के पहले प्लेटफॉर्म में जाने के बाद लोग नाक बंद करके जाते थे, रेलवे में बैठते थे और रेलवे के जो रेल के शौचालय में जाते थे फिर से वोमिटिंग टेंडेंसी हो जाता था। अब तो स्वच्छता का माध्यम, वह एक तब वातावरण है, वहाँ पर खाने की सुविधाएं हैं, प्लेटफॉर्म के अंदर अच्छे अच्छे भोजन की स्टॉल है, शुद्धता का पूरा ख्याल रखा जाता है। उसी प्रकार से रेलवे के हर सवारी को पीने की, पानी की अच्छी व्यवस्था मिले, अच्छे खाने की व्यवस्था मिले, रेलवे का क्वालिटी अच्छा हो, समय पर चले और समय पर पहुंचे, ये है मोदी जी का संकल्प। और इतना ही नहीं, जितने आप आरओबी बोलिए, जिस प्रकार से अंडरपास बोलिए, उसके बारे में बेसिक जो चीज़ें थी
उन चीज़ों को ठीक करने का काम किया। जब कोरोना के कालखंड में पूरा दुनिया अपने घरों में बैठी हुई थी, रेलवे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रही थी, बेहतर बना रही थी, उत्तम बना रही थी। और मैं फिर से कह सकता हूं कि आज भारतीय रेलवे दुनिया के सभी रेलवों में सर्वश्रेष्ठ रेलवे है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश, सबसे ज़्यादा सवारी लेकर के चलने वाला दुनिया में एकमात्र रेलवे है तो भारतीय रेलवे है। इसलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रेलवे ने एकदम क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब आत्मनिर्भर भारत का भी आधार बनती जा रही है रेलवे, और स्वदेशी रेलवे जो है वो ट्रैक पर दौड़ती हुई नजर आ रही है। और पूरे अलग अलग देश भी जो है हमारी तरफ देख रहे हैं, और बहुत सारे देशों को हम लोग बोगियां भी बनाकर जो है निर्यात कर रहे हैं। आप तीनों मेहमान आए, आपका दीपक प्रकाश जी और मुकेश जी, आपको दोनों को सदन की कार्रवाई में सम्मिलित होने के लिए जाना है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रामनारायण जी, आपको सदन की कार्रवाई को कवर करना है, आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, चलते हैं प्रश्नकाल की ओर। लोकसभा की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी। आइए जानते हैं आज के लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान किन किन मंत्रालयों से संबंधित कौन कौन से तारांकित प्रश्न पूछे जाएंगे। गिरिडीह झारखंड से एजेएसयू पार्टी के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी कोयला मंत्री से जानना चाहेंगे कि वर्ष 2024-25 के दौरान कुल घरेलू कोयला उत्पाद का ब्यौरा क्या है और वर्ष 2030 के लिए अनुमानित लक्ष्य क्या है। स्वच्छ कोयला उपयोग और पर्यावरण सुधार सुनिश्चित करने की दिशा में कोल गैसिफिकेशन मिशन और मिशन ग्रीन कोल रीजन्स के तहत हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है। आदिलाबाद तेलंगाना से भारतीय जनता पार्टी के सांसद गोडम नागेश रेल मंत्री से प्रश्न करेंगे कि पूरे देश में खासकर तेलंगाना में रेलवे स्टेशनों पर दी जाने वाली यात्री सुविधाओं की मौजूदा स्थिति क्या है। क्या सरकार वेटिंग हॉल, पीने का पानी, साफ सफाई और डिजिटल सेवाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कदम उठा रही है। अगर ऐसा है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। नांदयाल आंध्र प्रदेश से टीडीपी सांसद डॉक्टर बाय रेड्डी शबरी रेल मंत्री से प्रश्न करेंगी कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नंदयाल और गुंटकल को दिन के समय जोड़ने वाली कोई ट्रेन सेवा नहीं है, क्योंकि मौजूदा ट्रेनें केवल देर रात और सुबह के शुरुआती घंटों में चलती हैं। यदि ऐसा है तो विवरण क्या है। मालदा दक्षिण पश्चिम बंगाल से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद ईशा खान चौधरी रेल मंत्री से प्रश्न करेंगे कि मालदा दक्षिण लोकसभा क्षेत्र के तहत अजीमगंज न्यू फरक्का सेक्शन पर लेवल क्रॉसिंग नंबर 43/स्पेशल/ई पर रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की वर्तमान स्थिति क्या है और आरओबी निर्माण की मंजूरी स्वीकृति शुरुआत के लिए प्रस्तावित समय सीमा क्या है। पेडापल्ले तेलंगाना से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद वामसी कृष्णा गद्दाम रेल मंत्री से पूछेंगे कि क्या सरकार बढ़ती यातायात और सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर पेड्डापल्ली जिले के ओडेला में एलसी गेट नंबर 31, कोलानूर में एलसी गेट नंबर 32 और पेदामपेट में एलसी गेट नंबर 52 पर रोड ओवर ब्रिज को मंजूरी देने और निर्माण करने का प्रस्ताव रखती है। यदि रखती है तो अनुमोदन की स्थिति, परियोजना लागत और उक्त कार्यों को शुरू करने की समय सीमा का ब्यौरा क्या है। थेनी तमिलनाडु से द्रविण मुनित्र कशकम के सांसद तमिल सेल्वम थंगा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री से पूछना चाहेंगे कि पिछले 5 वर्षों के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा राज्यवार कुल कितनी योजनाओं, कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। कुड्डालोर तमिलनाडु से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद डॉक्टर M.K. विष्णु प्रसाद रेल मंत्री से प्रश्न करेंगे कि तमिलनाडु में विशेष रूप से कुड्डालोर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों का चयन किया गया है और अब पिछले 5 वर्षों के दौरान ABS योजना के तहत तमिलनाडु में स्टेशन पुनर्विकास कार्यों के लिए स्वीकृत, वितरित और खर्च की गई राशि का वर्ष, जिलावार और स्टेशनवार ब्यौरा किया है। अनंतपुर आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सांसद जी लक्ष्मी नारायण संचार मंत्री से नए डाकघर भवनों के निर्माण से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे और जानना चाहेंगे कि पिछले 5
वर्षों के दौरान देश भर में राज्यवार और वर्षवार विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में कितने नए डाकघर भवनों का निर्माण किया गया है? सीवान बिहार से जनता दल यूनाइटेड की सांसद विजय लक्ष्मी देवी संचार मंत्री से जानना चाहेंगे कि देश भर में ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारत नेट के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है। राजमहल झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद विजय कुमार हांसदा रेल मंत्री से पूछेंगे कि पिछले 5 वर्षों के दौरान रेल पटरियों और रेलवे मानव रहित क्रॉसिंग पर होने वाली मौतों की संख्या और ट्रेन दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की वर्षवार और क्षेत्रवार संख्या कितनी है, और पिछले 5 वर्षों के दौरान जोनवार और वर्षवार अपनी जान गंवाने वाले ट्रैक रखरखाव कर्मियों सहित रेलवे कर्मचारियों की संख्या कितनी है। बारासात पश्चिम बंगाल से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की सांसद डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार संचार मंत्री से पूछेंगी कि पिछले 10 वर्षों के दौरान बीएसएनएल के लिए अनुमोदित सभी पुनरुद्धार पैकेजों का ब्यौरा क्या है। क्या बीएसएनएल ने पुनरुद्धार पैकेज के बाद भी घाटा जारी रखा है? यदि ऐसा है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं? कन्नूर केरल से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद के सुधाकरन रेल मंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या सरकार ने परिचालन क्षमता का विस्तार करने और ट्रेन संचालन दक्षता में सुधार के लिए कन्नूर रेलवे स्टेशन पर चौथे प्लेटफॉर्म के निर्माण के लिए रेलवे उपयोगकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों की लंबे समय से लंबित मांग की जांच की है। एर्नाकुलम केरल से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद हैबी ईडन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री से पूछेंगे कि क्या सरकार ने हाल ही में कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों के कारण अलाभकारी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना अनुबंधों को रद्द करने का कोई निर्णय लिया है। यदि लिया है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। मल्लपुरम केरल से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसद ईटी मोहम्मद बशीर अल्पसंख्यक कार्य मंत्री से जानना चाहेंगे कि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान पीएम विकास योजना के तहत प्राप्त सत्यापित रोजगार और स्वरोजगार प्लेसमेंट की दर कितनी है और पिछले वर्षों में दर्ज परिणामों के साथ इस आंकड़े की तुलना किस प्रकार की गई है। रतलाम मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनीता नागर सिंह चौहान संचार मंत्री से प्रश्न करेंगी कि क्या लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 24 के अंतर्गत आने वाले रतलाम, झाबुआ, अली राजपुर के कई गांवों और दुर्गम क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क की कमी के कारण नागरिकों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और प्रशासनिक कार्यों में बाधा आ रही है। यदि ऐसा है तो सरकार उक्त क्षेत्रों का सर्वेक्षण कराने और वहां मोबाइल टावर स्थापित करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार कर रही है। राजकोट गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के सांसद परषोत्तम भाई रूपाला रेल मंत्री से प्रश्न करेंगे कि आज की स्थिति के अनुसार देश भर में रेलवे स्टेशनों के कार्यभार, जनशक्ति आवश्यकताओं और कामकाज के आधुनिकीकरण का आकलन करने के लिए सरकार द्वारा की गई या की जा रही कार्रवाई का प्रभागवार विवरण क्या है। और अब जानते हैं राज्यसभा में पूछे जाने वाले आज के प्रश्नों के बारे में। राज्यसभा में कुल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें सहकारिता मंत्रालय से 4, शिक्षा, गृह एवं बाल विकास मंत्रालय से 2 और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय से एक प्रश्न पूछा जाना सूचीबद्ध है। आइए नजर डालते हैं आज पूछे जाने वाले कुछ चुनिंदा प्रश्नों पर। बिहार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह का प्रश्न सहकारिता मंत्रालय से। उनका प्रश्न है, क्या मंत्रालय ने अक्टूबर 2025 तक नए कार्य प्रवाह और भुगतान मॉड्यूल के कार्यकरण सहित बिहार में प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों के कंप्यूटरीकरण के जिलावार प्रगति की समीक्षा की है? राष्ट्रीय सहकारी अवसंरचना सुदृढ़ीकरण तथा डिजिटलीकरण पहल के अंतर्गत कितनी निधि संस्वीकृत की गई है? आंध्र प्रदेश से युवा जन श्रमिक रायतू कांग्रेस पार्टी के सांसद एस निरंजन रेड्डी का प्रश्न मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से। वो जानना चाहते हैं कि क्या ये सच है कि नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार गहरे समुद्र और
अब तटीय मत्स्य पालन क्षेत्र में देश अभी भी कम प्रदर्शन करने वाला बना हुआ है। सरकार द्वारा देश की क्षमता और आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजवीर सिंह का प्रश्न शिक्षा मंत्रालय से। वो जानना चाहते हैं कि सरकार द्वारा हाल ही में घोषित विद्यालय अवसंरचना आधुनिकीकरण रूपरेखा के अंतर्गत सरकारी विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं, डिजिटल प्रयोगशालाओं और कौशल आधारित शिक्षण सुविधाओं की स्थापना में क्या प्रगति हुई है? महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर मेधा विश्राम कुलकर्णी का प्रश्न जनजातीय कार्य मंत्रालय से। जानना चाहते हैं कि स्वास्थ्य पोर्टल की वर्तमान स्थिति क्या है और वर्तमान में कितने राज्य, संघ राज्य क्षेत्र और जनजातीय जिले वास्तविक समय आधारित स्वास्थ्य डेटा अपलोड कर रहे हैं? क्या जनजातीय स्वास्थ्य में साक्ष्य आधारित योजना के लिए इसके उपयोग, पहुंच और प्रभावशीलता के संबंध में कोई आकलन किया गया है? इस संबंध में ब्यौरा दें। केरल से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसद हारिस बीरान का प्रश्न गृह मंत्रालय से। क्या सरकार के पास राष्ट्रीय कोष आपदा राहत निधि का आवंटन करने से संबंधित कोई दिशा निर्देश है? विगत 3 वर्षों में केरल राज्य के वायनाड जिले में बाढ़, बादल फटने, भूस्खलन, भारी वर्षा और आकस्मिक बाढ़ से हुई क्षति का आकलन करने के लिए गठित किए गए अंतर मंत्रालय केंद्रीय दलों के निष्कर्ष का ब्यौरा क्या है? केरल से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसद अब्दुल वाहब का प्रश्न सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से। जानना चाहते हैं कि क्या सरकार को वाहन मालिक से इंजन में खराबी, जंग लगने या ब्रेकडाउन से संबंधित ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनकी वजह से कथित रूप से पेट्रोल में बढ़े हुए एथेनॉल मिश्रण को माना गया है? हिमाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार का प्रश्न महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से। प्रश्न है कि क्या सरकार के पास उन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए शिक्षण मॉड्यूल बनाने का कोई प्रस्ताव है जिन्होंने 12वीं तक पढ़ाई नहीं की है लेकिन आगे की शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा है? ओडिशा से बीजू जनता दल के सांसद देवाशीष सामंत राय का प्रश्न सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से। जानना चाहते हैं कि ओडिशा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के कल्याण हेतु लागू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है? सशक्तिकरण कार्यक्रम के लिए आवंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है? शिक्षा, कौशल विकास और वित्तीय समावेशन के लिए क्या पहल की गई है? और हाशिए पर रह रहे समुदाय के अधिकारों की रक्षा हेतु क्या उपाय किए गए हैं? संसद में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। बने रही संसद टीवी के साथ, क्योंकि थोड़ी देर में हम आपको लेकर चलेंगे लोकसभा और राज्यसभा और दिखाएंगे वहां की कार्रवाई की सीधी तस्वीरें। मुझे दीजिए आज्ञा। बने रही संसद टीवी के साथ। नमस्कार।